स्वागत है। आज हम खरीद प्रक्रिया के एक अहम पर अक्सर अनदेखे पहलू की गहराई में उतर रहे हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद क्या होता है। हमारे पास एक खरीद नियमावली का अध्याय 20 है जो पूरा का पूरा इसी पर है, प्रोग्रेस ऑफ फॉलोअप। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार लगता है कि भाई सप्लायर चुन लिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बस काम खत्म। हाँ, वही तो। लेकिन ये चैप्टर साफ कहता है कि नहीं, असली काम तो शायद यहीं से शुरू होता है। ये पक्का करना कि जो तय हुआ है वो असल में मिले भी। तो ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि एक तरह का रोड मैप है सक्सेस के लिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बुनियादी बात क्या है इस चैप्टर की? देखिए, सबसे पहली बात जो पॉइंट 20.1 में कही गई है वो ये कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल मकसद है इंडेंटर की संतुष्टि। मतलब जिसने सामान या सर्विस मांगी है उसे वो चीज सही सलामत सही टाइम पर मिले। ओके। और इसके लिए संगठन को लगातार नजर रखनी पड़ती है। मतलब एक एक्टिव निगरानी चाहिए सप्लायर्स पर, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर, खासकर डिलीवरी टाइम को लेकर। एक्टिव निगरानी मतलब सिर्फ इंतजार नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंतजार नहीं करना। अगर कहीं देरी का अंदेशा हो, कोई गड़बड़ लगे तो फौरन एक्शन लेना। ये प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये तो जरूरी है। लेकिन इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, खासकर बड़े संगठनों में, इसे मैनेज कैसे करते हैं? कोई सिस्टम है इसके लिए? हाँ, यहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। पॉइंट 2.2 साफ कहता है कि हर खरीद विभाग को एक कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS लगाना चाहिए। अच्छा, MI सिस्टम। हाँ, और ये कोई सुझाव नहीं, ये जरूरत बताई गई है। तो ये मैनुअल ट्रैकिंग के साथ साथ एक टेक्निकल सिस्टम भी है? हाँ, ये MIS काम कैसे करता है? सिर्फ रिकॉर्ड रखता है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग से ज्यादा है। इसे सिस्टम डिपार्टमेंट के बताए तरीके से चलाना होता है। और देखिए, इसमें खास बात है क्या कि सारे इंडेंट मतलब जो मांग पत्र हैं और परचेज रिक्विजिशन PRs जिनका जिक्र चैप्टर 7 में है पहले, इस MIS में दर्ज होने चाहिए। ओके। और अगर कोई इंडेंट या PR चैप्टर 7 की शर्तें पूरी नहीं करता, मान लीजिए कोई जरूरी जानकारी नहीं है या अप्रूवल नहीं है, तो वो सिस्टम में रजिस्टर ही नहीं होगा। उसे इंडेंटर को वापस भेज दिया जाएगा कारण बताकर। अच्छा। तो ये एक तरह का क्वालिटी चेक है शुरुआत में ही, ताकि गलत या अधूरी रिक्वेस्ट पर आगे टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल सही। इससे आगे चलकर बहुत समय बचता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक रिक्वेस्ट सही है और सिस्टम में रजिस्टर हो गई। अब क्या इन्फॉर्मेशन आगे कैसे बढ़ती है? देखिए, पारदर्शिता बहुत जरूरी है यहाँ। पॉइंट 20.3 कहता है कि जैसे ही इंडेंट या PR रजिस्टर होता है, इसकी सूचना फौरन इंडेंटर को जानी चाहिए और साथ ही संबंधित विभाग के हेड HOD को, और अगर किसी खास रीजन का मामला है तो वहां के जनरल मैनेजर GM को भी फौरन, ऑटोमेटिकली। हाँ, सिस्टम से या प्रोसेस के तहत ये सूचना तुरंत जानी चाहिए ताकि सबको पता रहे कि हाँ, प्रोसेस शुरू हो गया है। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बात भी थी शायद। हाँ, हर रजिस्टर्ड इंडेंट को यूनिक नंबर मिलता है, इंडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, और आगे किसी भी बातचीत या लेटर में इसी नंबर का हवाला देना होता है। ट्रैकिंग आसान हो जाती है। ये दिलचस्प है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ खरीद विभाग में नहीं रहती, बल्कि इंडेंटर, HOD, GM तक तुरंत पहुंचती है। इसका क्या मतलब समझे? क्या खरीद को हाई प्रायोरिटी माना जाता है? बिल्कुल। HOD और GM को लूप में रखने का मतलब ही यही है कि सीनियर लेवल पर भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन टाइम पर सप्लाई को कितनी गंभीरता से लेता है। सही है, ये एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है फिर। हाँ जी। अच्छा, तो अब सिस्टम में एंट्री हो गई, सबको खबर भी पहुंच गई, पर डे टू डे लेवल पर कौन नजर रखता है? मतलब फाइल आगे बढ़ रही है या नहीं, ये कौन देखता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आता है डीलिंग ऑफिसर का रोल। पॉइंट 20.4 में इसका जिक्र है। डीलिंग ऑफिसर। हाँ, खरीद विभाग में हर डीलिंग ऑफिसर के पास कुछ खास तरह की चीजों की खरीद की जिम्मेदारी होती है। ओके। तो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने हिस्से के इंडेंट्स का स्टेटस MIS में लगातार अपडेट करें। टेंडर कब निकला, बिड कब आई, इवैल्यूएशन कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं, ये सब। और सिर्फ अपडेट ही नहीं, उसे अपने HOD को, या HOD MM लिखा है, जो शायद मटेरियल मैनेजमेंट के हेड होंगे, उनको रेगुलर फीडबैक भी देना है। रेगुलर मतलब रोज? नहीं, ये वीकली, फोर्टनाइटली,
15 दिन में या मंथली हो सकता है, शायद केस की अर्जेंसी पर डिपेंड करता होगा। अच्छा, और इस फीडबैक में बताना होता है कि हर इंडेंट का अभी क्या स्टेटस है, और अगर कहीं कोई देरी हो रही है किसी भी स्टेज पर तो वो भी साफ साफ बताना है। तो डीलिंग ऑफिसर हुआ, ग्राउंड लेवल का ट्रैकर और रिपोर्टर। पर कई बार चीजें दूसरे डिपार्टमेंट में अटक जाती हैं, है ना? जैसे टेक्निकल क्लियरेंस के लिए इंजीनियरिंग में या पैसे के लिए फाइनेंस में। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। तो तब डीलिंग ऑफिसर क्या करता है? सिर्फ इंतजार? नहीं, उसके लिए भी इसमें तरीका बताया है। पॉइंट 20.5 कहता है कि अगर कोई मामला टेक्निकल या फाइनेंस डिपार्टमेंट में अनावश्यक रूप से अटका हुआ है, अनावश्यक रूप से, हाँ, मतलब बिना किसी वाजिब वजह के देर हो रही है, तो संबंधित डिपार्टमेंट हेड को रेगुलर बेसिस पे रिमाइंडर भेजना चाहिए। रिमाइंडर कौन भेजेगा? डीलिंग ऑफिसर? शायद डीलिंग ऑफिसर या उनके एचओडी की तरफ से जाता होगा। मकसद ये है कि उन विभागों पर थोड़ा प्रेशर बने और चीजें आगे बढ़े। एक तरह का एस्केलेशन है ये। अच्छा, मतलब बॉटलनेक को हाईलाइट करने का एक फॉर्मल तरीका है। हाँ, ये जरूरी है, वरना फाइलें घूमती रहती हैं। बिल्कुल। तो ये दो ही अलग अलग मामूली बात। लेकिन मैनेजमेंट को पूरी पिक्चर कैसे मिलती होगी? मतलब हजारों इंडेंट चल रहे होंगे, कोई ओवरऑल व्यू? हाँ, उसके लिए MIS सेल है। पॉइंट 20.6 में इसका जिक्र है। MIS सेल, ये अलग से है? हाँ, खरीद विभाग के अंदर ही एक डेडिकेटेड सेल। इनका काम है एक कंसोलिडेटेड मंथली रिपोर्ट बनाना। मंथली रिपोर्ट? इसमें क्या होता है? इसमें पूरे महीने की खरीद एक्टिविटीज का ब्यौरा होता है। कितने नए इंडेंट आए, कितने पेंडिंग थे, कितनों पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिलीवरी हुई या नहीं, एवरेज टाइम कितना लगा, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कौन से सप्लायर लेट है, वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं, एक तरह का एनालिसिस हुआ? हाँ, बिल्कुल। ये एक एनालिटिकल रिपोर्ट होती है जो टॉप मैनेजमेंट को ट्रेंड समझने में मदद करती है। कहाँ सुधार की जरूरत है, क्या पॉलिसी बदलने की जरूरत है, ये सब फैसले इस रिपोर्ट के आधार पर लिए जा सकते हैं। तो MIS सेल एक तरह से पूरे ऑपरेशन का डैशबोर्ड बनाता है। इससे बड़ी तस्वीर दिखती है। सही कहा। अच्छा, हमने खरीद विभाग का अंदरूनी फॉलोअप देख लिया, MIS, डीलिंग ऑफिसर, रिमाइंडर, MIS सेल। लेकिन कहानी का आखिरी सिरा जहां सामान पहुंचना है, वो है कंसाइनी। क्यों? क्या उसका भी कोई रोल है फॉलोअप में? हाँ, बिल्कुल है। पॉइंट 20.7 बात करता है कंसाइनी द्वारा फॉलोअप की। हालांकि ये थोड़ा सा अस्पष्ट है कि कंसाइनी खुद करता है या खरीद विंग उसके लिए। अच्छा, पर मूल बात यह है कि MIS सेल और डीलिंग ऑफिसर के फॉलोअप के अलावा जो संबंधित खरीद विंग या डिवीजन है, वो भी ऑर्डर देने के बाद सप्लायर से फॉलोअप करेगा। किस चीज के लिए? खासकर डिलीवरी शेड्यूल को लेकर। उन्हें रिकॉर्ड रखना होगा कि सामान टाइम पर आया या नहीं, और अगर डिलीवरी में कोई स्लिपेज यानी देरी होती है तो उसे नोट करना और रिपोर्ट करना भी उनकी जिम्मेदारी है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद भी खरीद विभाग एक्टिव रहता है डिलीवरी तक? हाँ, बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि काम पूरा हो। तो ये वाकई एक मल्टी लेयर फॉलोअप सिस्टम है। पहले MIS लेवल पर ट्रैकिंग, फिर डीलिंग ऑफिसर की डे टू डे मॉनिटरिंग, जरूरत पड़ने पर रिमाइंडर, फिर MIS सेल का ओवरऑल व्यू, और आखिर में खरीद विंग का डिलीवरी तक फॉलोअप। काफी मजबूत ढांचा लगता है ये। हाँ, बिल्कुल। ये ढांचा इसीलिए डिजाइन किया गया लगता है कि हर स्टेज पर कोई ना कोई जिम्मेदार हो, इन्फॉर्मेशन फ्लो होती रहे और प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आए और हल हो। लक्ष्य साफ है, इंडेंटर की जरूरत को टाइम पर सही तरीके से पूरा करना। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर का सार निकालें तो निचोड़ यही है कि खरीद सिर्फ सौदा पक्का करना नहीं है। नहीं, असली मेहनत तो उसके बाद है। एक अच्छी खरीद प्रक्रिया के लिए लगातार निगरानी, साफ कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जैसे MIS और अलग अलग लेवल पर जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है। और साथ ही समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रोएक्टिव होना, तभी संगठन को वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, है ना? बिल्कुल सही। ये दस्तावेज एक तरह से आइडियल सिस्टम का खाका खींचता है। बहुत स्ट्रक्चर्ड, हर स्टेप डिफाइंड और अकाउंटेबिलिटी बिल्ट इन। हाँ, ये दिखाता है कि प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और फॉलोअप को कितनी सीरियसली लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशन का फ्लो, देरी की ट्रैकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म, सब कुछ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है। हाँ, और यहीं पर एक सवाल भी दिमाग में आता है। देखिए, इतनी डिटेल्ड नियम कानून वाली प्रक्रिया है, ये पारदर्शिता लाती है, बड़े स्केल पर काम करने में मदद करती है, सब ठीक है। लेकिन क्या कभी-कभी यही नियम और जटिलता अपने आप में देरी या ब्यूरोक्रेसी का कारण बन जाती है? ये एक वैलिड पॉइंट है। जैसे रिमाइंडर भेजने का नियम है, पर अगर रिमाइंडर पर भी एक्शन न हो तो मतलब
कहाँ पर प्रोसेस मदद करने के बजाय रुकावट बनने लगता है? हाँ, ये बैलेंस बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है। ये सोचना दिलचस्प है कि संगठन इस तरह की डिटेल्ड प्रोसीजर और ऑपरेशनल ज़रूरत के बीच वो लचीलापन कैसे लाते होंगे। मतलब नियम भी फॉलो हों और काम भी न रुके। ये शायद सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। प्रक्रिया और व्यावहारिकता के बीच का संतुलन, ये हमेशा एक अहम मुद्दा रहेगा।